नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 8वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 7 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मॉक टेस्ट में हम कुल 25 प्रश्नों को देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मॉक टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब तो प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है और बहुत जल्दी ही मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो अगर संपूर्णता से एक ही जगह आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके 9506742546 पर हमें व्हाट्सअप कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस कोर्स से जुड़ने के लिए वो आपको दे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और मुख्य परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो इसे ज्वाइन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी हम लोग एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको इससे जुड़ना हो तो लोअर पीसीएस लिख करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो मेगस्थनीज ने क्या बताया है उसके आधार पर यह प्रश्न है। तो 1/4, 1/3, 1/2 और 1/6। तो इसका उत्तर है ए। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपज का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या हम देख लें तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इसी की रचना है इंडिका, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की भव्यता को बताया है तथा नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन के लिए समितियों का उल्लेख किया है और इसके अनुसार राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था। कुल 7 प्रकार की जातियों का इसने जिक्र किया और इसी ने बताया कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी और न ही यहाँ पर अकाल पड़ता था। दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है? तो कई नामों से अशोक को हम जानते हैं और इसमें से एक नाम है बुद्ध शाक्य और पूछा जा रहा है ये किस अभिलेख में इसे कहा गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, भब्रू अभिलेख। तो इसे मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। आइए व्याख्या देखें। तो अशोक को उसके अभिलेखों में, ज्यादातर अभिलेखों में देव नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मास्की अभिलेख में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। रुद्रा दमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? मोहम्मद गौरी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? तो निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है। आप जानते हैं गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और विश्व का यह सबसे बड़ा दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में स्थित है और यह हिंदू फारसी स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। चौथे प्रश्न पर हम आ गए हैं और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कुल 4 कथन दिए गए हैं और जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि एक कथन सही नहीं है
और उसी को हमें छांटना है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। वर्ष 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात हो रही है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार गठन करने वालों में से थे। तो ABCD में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो अगर अभी आपने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न पढ़ते ही आपको ये समझ में आया होगा कि प्रश्न तो बहुत कठिन है, मतलब कई फैक्ट एक साथ पूछे जा रहे हैं। देखिए, तो ये इसीलिए प्रश्न को हमने लिया है कि कई बार वास्तविक परीक्षा में हमें प्रश्न देखने में तो बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन असल में वो होते हैं बहुत ही आसान। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको आगे भी जा करके देने वाला हूं। तो इसमें देखिए, सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था। निश्चित रूप से इसने समर्थन किया था, और ये जो फैक्ट है ये लगभग सबको पता होने वाला फैक्ट है, ये पता होना ही चाहिए। तो अगर ये पता है कि ये गलत है, मुस्लिम लीग ने विरोध नहीं किया था, तो हमको ये जानने की जरूरत, ये जानने की जरूरत और ये जानने की, यानी A, B और D हमको न भी पता हो, तब भी अगर हमें ये मिल जाए कि नहीं नहीं मुस्लिम लीग ने तो विरोध नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था, तो हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। इसलिए कोई भी कठिन प्रश्न आए तो उसे ध्यान से पहले पढ़ना चाहिए कि उसमें से क्या हम निकाल लेते हैं। कभी कभी केवल इसीलिए कठिन प्रश्न बनाया जाता है कि पहले आप घबराइए, जबकि प्रश्न को पढ़ के ठीक से समझने पे समझ में आता है कि ये तो बहुत आसान प्रश्न था। तो चौथे का हमारा उत्तर है C। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है, आप इसको जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ तो लेखक है और दूसरे तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो अब इसमें से देखिए कि एक पुस्तक तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, क्योंकि इसको पढ़ा भी है, और आप लोग भी जानते होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी से विभाजन तक, ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया शेखर बंदोपाध्याय की किताब है। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ये फेमस हुई है, मेंस के लिए लोग इसे रिकमेंड करते हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ। तो A का 2 अगर है तो A का 2 कहाँ कहाँ दिखता है? 2 जगह दिखता है, A में दिखता है, B में दिखता है, यानी C और D इसका उत्तर नहीं होगा। A और B में से कोई एक उत्तर होना इसका चाहिए। तो सर्वपल्ली गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी लिखा है, यानी B का 1। तो B का 1 कहाँ हमें दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। तो ये C हमको पता है होगा नहीं, D नहीं होगा। तो A B में से B का 1 केवल हमें दिख रहा है B में, और B इसका उत्तर है। 5वें का हमारा उत्तर है B। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी सर्वपल्ली गोपाल द्वारा लिखी गई। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक शेखर बंदोपाध्याय हैं। द एक्सीडेंसी ऑफ द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926 से 34 पुस्तक के लेखक ज्ञानेंद्र पांडे हैं, और गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स के लेखक डेविड हार्डीमैन हैं। तो ये जो चौथा है ये तो भी कई बार पूछा गया है। छठे प्रश्न पे हम आ गए, मॉडर्न हिस्ट्री का ही ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टीपू सुल्तान से जुड़े हुए कुल 3 कथन यहां पर हैं। पहला, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उसके सहयोगियों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा, और इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा आदि तीतर बीतर हो गई। उपरोक्त कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली ने अंग्रेजों को उनके घुटनों पर बैठा दिया, और मैसूर मद्रास तक हैदर अली पहुंच गया। वहां से थोड़ा ही दूर पर मद्रास, जो कि प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, यानी दक्षिण भारत में जो आधार था अंग्रेजों का, मद्रास तक पहुंच गया।
तो संधि की शर्तें हैदर अली के द्वारा तय की गई। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में, और उसी दौरान टीपू सुल्तान शासक बना। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बराबरी पर छूटा, लेकिन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हो गया। टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा, ये सही है। और कुछ रकम उसने दे दिया, कुछ रकम बाद में देना था, तो टीपू सुल्तान को अपने लड़कों को जमानत के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। और इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा सब तितर बितर हो गई। टीपू सुल्तान बाहरी मुस्लिम राष्ट्रों से मदद मांगता रहा और अंततः 1799 में लड़े गए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया। तो छठे का डी हमारा उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। 7वें प्रश्न को हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फुलटूज उद्योग, हिंदी में इसे कहते हैं स्वच्छंद, ठीक है, फुलटूज, फुटलूज तो मतलब स्वच्छंद इसे हम कहते हैं, का उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्युमिनियम, ABCD। तो इसका उत्तर है सी, सॉफ्टवेयर। आइए थोड़ा सा इसे समझ लें, हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आप पहले से नहीं जानते रहे हों। तो आर्थिक भूगोल में फुटलूज उद्योग यानी स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी यानी परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं होता हो, वो कहीं पर भी बन जाए तो चलने लगे। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। तो ये कहीं से भी काम कर सकते हैं, और इसीलिए फिर BPO, KPO आदि का जो है एक कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पर बैठ करके अमेरिका के किसी कंपनी के लिए आप कॉल अटेंड कर सकते हैं और अमेरिकन नागरिक की आप मदद कर सकते हैं। तो कंपनी है अमेरिका की, प्रोडक्ट है अमेरिका का, उसे यूज करने वाले अमेरिका के ही हैं, लेकिन वहाँ पे कॉल सेंटर में बैठकर उनकी कौन मदद कर रहा है? तो वो भारत का में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो उन्हें कॉल पे मदद कर रहा है, ठीक है। तो फुटलूज उद्योग। अगले प्रश्न पे हम आ गए। निम्न में से सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ए इसका उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहां पर पूरी व्याख्या लिखी गई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 9वें प्रश्न पर हम आ गए। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो 9th का हमारा जो उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे व्याख्या लिखी गई है, आप देख सकते हैं। 10वें प्रश्न पे हम आ गए और ये प्रश्न जो पूछा गया है ये है इंडियन पॉलिटी से, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कुल 4 कथन है, इसमें से एक सत्य नहीं है। आइए देखें। तो पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है और संविधान के अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार तथा उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अब देखिए ये प्रश्न देखने में कठिन लग सकता है क्योंकि कई फैक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें केवल और केवल एक फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है और वो फैक्ट है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है तो ये भी आप जानते होंगे कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि पंचायतों से जुड़ा है उसी दिन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो केवल इसमें यही पूछा जा रहा है।
अब आपको ना पता हो कि 243 जी में क्या लिखा है और आपको ये ना पता हो कि प्राचीन पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, लेकिन ये भी एक पहचाना हुआ फैक्ट है, तो ये तो भी आपको पता होगा ही। और ये त्रिस्तरीय संरचना है, ये भी आसान है, ये भी पता होगा। फंसेंगे आप 243 जी में कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे देखें तो आपको पंचायती राज दिवस पता है, तो ये इसका उत्तर आप निकाल लेंगे और 10वें का हमारा उत्तर होगा बी। यहां पर पूरी व्याख्या लिखी है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है और सारी चीजें जो है यहां पर आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो 11वां प्रश्न आ गया, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुल 4 प्रधानमंत्री हैं, इनको इनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। तो इनमें से आप देखेंगे तो सभी मतलब एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ करके सभी लोग 1-1, 2-2 साल के कार्यकाल वाले हैं और ये संक्रमणकालीन स्थिति भारतीय राजनीति में थी, तो बड़े छोटे छोटे समय तक लोग आए। तो अटल बिहारी वाजपेयी सी का 1 है 1999 से 2004 और सी का 1 अगर हम खोजते हैं तो हमें केवल मिलता है डी में। तो 11वें का हमारा जो उत्तर है वो है डी। आइए देखें किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 अक्टूबर 1990, पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। चंद्रशेखर जी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 में तक देश के सोने को गिरवी रखना पड़ गया। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 और अंततः गठबंधन की अस्थायी सरकारों के बाद एक दौर आया 1999 से मई 2004 का, जिसमें कि गठबंधन दलों के साथ रहते हुए किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और पहली ये गैर कांग्रेसी सरकार थी जो इतने लंबे समय तक चली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जुड़े हुए हमने देखा। अब आ गए हम 12वें प्रश्न पे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो इसका उत्तर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य। तो देखिए आजादी के बाद कुल 4 तरह की स्टेट की व्यवस्था की गई। तो एक तो ए प्रकार का स्टेट, बी प्रकार का स्टेट, सी प्रकार का स्टेट और डी प्रकार का स्टेट। तो डी में तो केवल और केवल अंडमान और निकोबार को रखा गया। बाद में जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग ये तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों पर ही हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे ये राज्यों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन फाइनली जो व्यवस्था थी 4 प्रकार के राज्यों की, जिसमें सी में सब देसी रजवाड़े थे, ए में वो राज्य थे जो कि ब्रिटिशों के समय राज्य थे जहां चुनाव होते थे। तो ऐसे करके वो जो व्यवस्था थी ABCD राज्यों की उसे समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। और इस आयोग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम आ गए 13वें प्रश्न पर। इंडियन पॉलिटी का ही ये प्रश्न है और निश्चित रूप से आसान है। तो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो आया राम गया राम से परेशान होकर के इस कानून को अंततः बनाया गया और बी इसका उत्तर है 1985 में ये पारित हो गया। आइए व्याख्या देखें। तो भारत की संसद द्वारा वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया और साथ ही संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का प्रावधान कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
मेसेंटरी के संबंध में सही कथन है, यह मानव शरीर में खोजा गया अंग है। यह अंग मानव के पाचन तंत्र में स्थित है। तो इन दोनों कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए 1 और 2 दोनों इस संबंध में सही हैं। आइए व्याख्या देखें। मेसेंटरी की खोज के बाद मानव शरीर में अंगों की संख्या कुल हो गई है 79। आयरलैंड की लाइमरिक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जे केविन काफरी ने इस अंग की खोज की थी और काफरी ने इस अंग की खोज 2012 में कर ली थी, लेकिन उस समय इसे पेट, आंत, स्प्लीन यानी प्लीहा और पेनक्रियाज को जोड़ने वाला अलग अलग भाग माना जाता था। अतः काफरी और उनकी टीम ने कई वर्षों तक मेसेंटरी का अध्ययन किया। अंततः काफरी ने अपने अध्ययन में पाया कि यह एक निरंतर और संपूर्ण अंग है। मेसेंटरी के पुनर्विवरण के निष्कर्ष को लेसेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपाटोलॉजी नामक शोध पत्र में प्रकाशित किया गया। 15वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो आरबीसीज की अतिरिक्त मात्रा प्लीहा में सिंचित होती है और गर्भस्थ शिशु में आरबीसीज का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। तो पूछा जा रहा है कौन कौन से सही है और इसका भी सी उत्तर है। ये दोनों के दोनों ही कथन सही है। यहाँ पर इनकी व्याख्या लिखी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत में कितने होप स्पॉट हैं? अब देखिए हार्ट स्पॉट तो हम जानते हैं, ये एक नया शब्द है, तो इसे देख लीजिए। होप स्पॉट ही लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो बताना है कुल कितने भारत में होप स्पॉट हैं। तो इसका उत्तर है कि कुल भारत में 2 होप स्पॉट हैं। ये क्या होता है थोड़ा पढ़ करके देख लिया जाए। तो महासागरों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कोई भी स्थल होप स्पॉट कहलाता है और इसका लक्ष्य पूरे विश्व में महासागरों की सुरक्षा में लगे लोगों तथा समुदायों को सहयोग प्रदान करना है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तथा महासागरीय अध्ययन में संलग्न संगठन मिशन ब्लू किसी सागरीय क्षेत्र को होप स्पॉट घोषित करते हैं। हिंद महासागर में चागोस जल डमरू मध्य, मालदीव प्रवाल द्वीप तथा भारत के अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को नवीन होप स्पॉट घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न पे। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में परितंत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव जैव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। तो इसका उत्तर है डी, बी और सी दोनों, कवक और जीवाणु दोनों। तो यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है, इसे पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा है। तो ये यहाँ डीकम्पोजर के बारे में हम पढ़ दें। अपघटक तो वे जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इससे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम और लवण में अपघटित हो जाते हैं। अपघटक जीव के अंतर्गत मृतोपजीवी घटक तथा जीवाणु आते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ गए। आसान सा प्रश्न है लेकिन फिर भी इसका उत्तर बताइए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो बचपन में हमें बहुत पढ़ाया जाता है ये। रॉबिन्स, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, कीन्स। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं इसका उत्तर एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया, अर्थात अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियां एवं आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। तो इनकी किताब, जिसे हम केवल वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, पूरा इसका नाम देख लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। तो यहां पर अर्थशास्त्र के बारे में कई कथन दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपके काम आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिए। अब अगले प्रश्न पे हम आ गए। मीबोर क्या है? भारतीय काल मनी मार्केट का केंद्र, जापानी काल मनी मार्केट का केंद्र, ऑस्ट्रेलियाई काल मनी मार्केट का केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मिबोर क्या है? तो मिबोर है डी, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये क्या है? तो यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को, तो बैंक आपस में जो लेन देन करते हैं, अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड में इसे कहा जाता है लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, और भारत में मिबोर। अगले प्रश्न पे हम आ गए। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? लौह इस्पात, परिवहन, उर्वरक, इस्पात। तो परिवहन कोर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कुल 8 कोर क्षेत्र की बात होती है। क्या क्या है इसमें? तो भारत में 8 कोर उद्योग हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। कोर क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कोर क्षेत्र आईआईपी के 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे आपके। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट के प्रयोग से सही चुनना है। तो एक तरफ सूची 1 और दूसरे तरफ सूची 2। तो अब इसमें कनक भवन तो मैं जानता हूं, अयोध्या में गया था तो मुझे ये पता भी है, और इन जनरल आपको भी पता होना चाहिए। ए का 4, ये कनक भवन अयोध्या में है। तो ए का 4 अगर हम कहीं देखते हैं तो केवल सी में मिलता है, और उत्तर है इसका ए का 4, यानी सी उत्तर है। आइए व्याख्या देख लें। तो कनक भवन है अयोध्या में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में, और देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो ये देवा शरीफ बाराबंकी ये भी एक प्रसिद्ध जो है फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम प्रस्तुत कीजिए। तो अवरोही क्रम बताना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 4 राज्य दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसके बाद बिहार में, और फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में। और इस हिसाब से हम देखें तो 4, 3, 2, 1, यानी ये उल्टा कर दें तो यही है, और 20 का उत्तर है 22वें का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। 23वें प्रश्न पे हम आ गए। अब करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुका है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबा पियर ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? असम में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। जल्दी से उत्तर दीजिए। मणिपुर में ये बनाया जाता है, ठीक है, मणिपुर, सी इसका उत्तर है। तो भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबा पियर ब्रिज मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है, और यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। मोंटेनेग्रो यूरोप में 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, और यह पुल 111 किमी लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है, और इस प्रोजेक्ट में कुल 45 सुरंगें हैं। 24वें प्रश्न पे आ गए। तो पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पूछा यह जा रहा है कि यह कब किया गया है? तो 8 सितंबर 2020 को यह किया गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लें। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा, तो कौन इसको आयोजित करने वाली संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 8 सितंबर 2020 को पहली बार यह आयोजित हुआ है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना। अंतिम प्रश्न पे हम आ गए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया गया है?
तो बताना है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX। तो 25वें का हमारा जो उत्तर है वो ये है। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लें, ये महत्वपूर्ण है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए, यह देश का पहला बुलियन इंडेक्स है जिससे सोने और चांदी में ट्रेड को प्रोत्साहन मिलेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।